अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे दो सॉफ्टवेयर के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले हम ऑफिस ऑटोमेशन को समझ लेते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या होती है। ऑफिस ऑटोमेशन रेफर्स टू द वेरिड कंप्यूटर मशीनरी एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिजिटली क्रिएट, कलेक्ट, स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिले ऑफिस और इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर अकॉम्प्लिश बेसिक टास्क। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन थी कि हमें वो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चाहिए होते हैं जिनके ज़रिए हम ऑफिस से रिलेटेड वर्क को या टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो हार्डवेयर्स तो मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, प्रिंटर्स, स्कैनर्स और इस तरह की चीज़ें। और सॉफ्टवेयर की जब बारी आ जाती है तो मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और इस तरह के दीगर और सॉफ्टवेयर, जिसमें ईमेल सॉफ्टवेयर या फिर जो है वो स्मॉल डेटाबेस बनाने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं छोटे। तो ये इन सब को मिला के जो है वो हम जो है वो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कह देते हैं। तो इसकी जो है वो सबसे आसान सी एग्जांपल जो सबको पता है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स होती हैं इनकी, जो कि नॉर्मली कम यूज़ होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं वो ये 4 प्रोडक्ट्स इनकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट के ऊपर काम किया जाता है जिसमें अकाउंटिंग वर्क आपका आ जाता है, और कैलकुलेशन से के हवाले से वर्क अगर आपने कुछ करना है तो वो एक्सेल में करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है, और आउटलुक ईमेल का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप सारा अपना ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ईमेल आपकी सारी उसमें कैश्ड होती है और आप ऑफलाइन भी ईमेल देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। So Microsoft Excel is a software that uses spreadsheet system to organize, display, format and calculate data using advanced features and formulas। तो Microsoft Excel जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट सिस्टम को यूज़ करता है। और स्प्रेडशीट सिस्टम, जैसे कि अकाउंटेंट्स पहले स्प्रेडशीट्स, उनके पास बड़ी बड़ी शीट्स होती थी पेपर की, जिसके ऊपर वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे और कैलकुलेशंस वगैरह लिखा करते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो उसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर हम अपना डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमें जहाँ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है तो फिर उसके लिए हमें फार्मूलाज भी यूज़ करने होते हैं, और इसके अलावा हमें मुख्तलिफ डेटा को ग्राफ की सूरत में शो करवाना होता है, तो हम उसको ग्राफिकल वे में भी शो कर सकते हैं, ग्राफ्स भी बना सकते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं इसके। तो ये हमें फैसिलिटीज़ एक्सेल के अंदर मिलती हैं। तो इसके अलावा हम डेटा की सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी हमारे पास डेटा मौजूद है हम उसको सॉर्ट करके मुख्तलिफ अंदाज से देख सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह के काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किए जाते हैं। तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करेंगे और फिर उसके ऊपर मैं आपको वर्किंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इसमें ग्रिड बनी हुई नज़र आ रही है आपको, और ये ग्रिड एक्चुअली एक, जैसे आप लोग बचपन में मैथ्स की कॉपी यूज़ किया करते थे जिसमें जो है इस तरीके से जो है वो रोज़ और कॉलम्स बने हुए होते थे और आप इनके अंदर नंबर्स लिख के कैलकुलेशंस परफॉर्म किया करते थे। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सेल भी है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये हर एक बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है एक सेल, और एक सेल जो है वो एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। जैसे कि
आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इस तरह से आगे तक ये चलती जा रही है। तो ये है कॉलम हेडर्स, और यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं जो कि नंबर्स भी काफ़ी आगे तक जा रहे हैं, कि मुस्तकिल नीचे चलते चले जा रहे हैं। तो ये नंबर्स जो है ये रो हेडर्स हैं। रो नंबर 1 ये इंटायरली पूरी आगे तक रो नंबर 1 है, फिर ये रो नंबर 2 चल रही है, रो नंबर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से ये सारी रोज़ चल रही है। फिर ये ए कॉलम पूरा, जितनी भी इसके रोज़ हैं सबके अंदर ये कॉलम बनेगा, फिर बी कॉलम, फिर सी कॉलम, फिर डी ई एफ जी एच, और इस तरीके से आगे तक ये चलते रहेंगे कॉलम सारे। तो एक्सेल में जहाँ पे भी, एक्सेल शीट के अंदर जहाँ पे भी एक रो और एक कॉलम आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहीं पे ही एक सेल बनता है। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ठीक, और इसमें देखें ये सी कॉलम और 4th रो के इंटरसेक्शन से मिल के बन रहा है। यहाँ पे सी कॉलम और 4th रो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये पॉइंट एक सेल कहलाएगा। और इस सेल का और हर सेल का एक एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पे ये पहला सेल है, ये रो 1 और कॉलम ए से मिलके बन रहा है, तो इसका नाम हो गया A1। अब सपोज़ ये एक सेल है, ये कॉलम ई और रो 4 के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो इसका नाम हो गया, इसका एड्रेस हो गया E4, ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी आप देख लें, C9 इसका नेम हो गया, ठीक है जी, I7 इसका नाम हो गया, और इस तरह से E13 इसका नाम हो गया। तो ये जो है सेल रेफरेंसेस आपको जब फार्मूलाज यूज़ करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसके बाद ऊपर हमारे पास ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, जैसे होम है, होम पे हमारे पास सब कॉमन ऑप्शंस मौजूद हैं। इस तरीके से इंसर्ट है, इंसर्ट में आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें इंसर्ट करवानी हो, पिक्चर हो गया या दीगर और चीज़ें हो गई, जैसे कि स्पेशली जो हम आगे काम करेंगे वो चार्ट्स का करेंगे। ये चार्ट जो है इनको हम इंसर्ट करेंगे, तो ये चार्ट यहाँ से इंसर्ट हो सकते हैं। हेडर फुटर वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिम्बल्स, इक्वेशंस, ये सब कुछ आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। पेज लेआउट में जो प्रिंटिंग के हवाले से ऑप्शंस होते हैं, ठीक। फार्मूलाज में जब हम फार्मूलाज आगे करेंगे तो उसमें फार्मूलाज के हवाले से ऑप्शंस दिए हुए। डेटा में डेटा के हवाले से चीज़ें हैं कि डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, फ़िल्टर होता है और सॉर्ट होता है, तो ये ऑप्शंस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस तरह से रिव्यू है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे स्पेलिंग है और दीगर और चीज़ें हैं आपके पास, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ और ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास इसमें। नीचे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे शीट्स दी हुई हैं। जिस तरह से एक बुक होती है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेल के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। जब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं तो बेसिकली वो वर्क बुक कहलाती है, और वो न्यू डॉक्यूमेंट वर्क बुक कहलाता है। और हर वर्क बुक के अंदर आप बहुत सारी शीट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने यहाँ पे देखें 4 शीट्स ऐड की हुई, शीट 1, 2, 3 और 4। ये तो थी शीट्स। और उसके बाद अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं। ये जूम की बार है, इससे आप जो है वो जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं शीट को। अब जैसे ये 100% पे है, हम इस वक्त ये 100% है और मैंने जूम को इंक्रीज़ कर दिया तो ये शीट जूम इन हो रही है। तो अगर हम करीब करके देखना चाहें, हमें छोटा लिखा नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको जूम करके भी देख सकते हैं या जूम आउट करके भी देख सकते हैं। अगर हमने शीट में ज़्यादा डेटा एंटर किया है और हम पूरी इंटायर शीट एक साथ ही देखना चाह रहे हैं, तो मैं इसका जूम इन बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में
शीट ज़रा वाज़े नज़र आए, तो मैंने 160% जूम रखा है इसमें। अब ये तो इसके बेसिक इंटरफेस के हवाले से मैंने बात की थी। अब हम आ जाते हैं कि हम कुछ बेसिक फार्मूलाज के हवाले से काम कर लेते हैं, तो क्योंकि वो आगे चल के हमें यूज़ करने होंगे। तो मैं कुछ बेसिक रेफरेंसेस आपको सिखाऊंगा फार्मूलाज कैसे यूज़ करने। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास कॉलम ए है ये, और कॉलम ए के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा 12 सपोज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 14। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो आपका नेक्स्ट सेल है इसके अंदर 12 और 14 का आंसर आ जाए ऐड होके, यानी 12 और 14 आपस में ऐड हो जाए और इसका आंसर इस सेल में आ जाए। तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिखेंगे यहाँ पे खुद कैलकुलेट करके, बल्कि एक्सेल हमारे लिए ये काम करके हमें देगा। तो ये एक्सेल हमें ये काम किस तरह से करके देगा कि हम उसके लिए फार्मूलाज यूज़ करेंगे। फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनसे हम डायरेक्टली भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूलाज को समझते हैं। मुझे सेल A5 में जो है वो इन दोनों नंबर्स का सम चाहिए। तो मेरे पास ऊपर ये फार्मूला बार है, ये फार्मूला बार कहलाती है। तो मैं यहाँ इस सेल को सिलेक्टेड रख के ऊपर फार्मूला बार पे चला गया और ये मैं फार्मूला लिखूँगा। एक्सेल के अंदर हमेशा याद रखें कि फार्मूला लिखने से पहले सबसे पहला एक काम होता है, वो होता है कि आपको इक्वल टू का साइन लिखना होता है। अगर आप इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले नहीं लिखेंगे फार्मूला बनाते हुए, तो फार्मूला आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये हमेशा ये बात याद रखनी है कि इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले लिखना है फार्मूला लिखते हुए। अब जो 12 लिखा हुआ है वो 12 सेल A3 में है, ठीक है जी। कॉलम तो सबका एक ही है, लेकिन यहाँ पे रो चेंज हो गई। 12 जो है रो नंबर 3 में है, कॉलम A रो नंबर 3। तो इस सेल का क्या नाम बन जाएगा? सेल A3। तो मैं लिखूँगा A3। अब जैसे ही मैंने A3 लिखा, देखिए ऑटोमेटिकली एक्सेल ने उस सेल को सेलेक्ट करके दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने प्लस लिखा। प्लस लिखने के बाद अब चूँकि अगला है सेल, तो ये क्या हो गया? सेल A4 हो गया, सेल A4, ठीक। तो मैंने लिखा A4। अब देखिए A4 से भी लिखा तो उसने A4 को भी सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, इस फार्मूले से जो आंसर एवेल्यूएट होगा वो शो हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, 12 + 14 = 26। तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट हो गया और इसने आंसर कैलकुलेट करके मुझे दिखा दिया। अब यहाँ पे सेल के अंदर आंसर शो हो रहा है, जबकि फार्मूला बार के अंदर इस सेल के अंदर जो हमने फार्मूला पुट किया था वो फार्मूला शो हो रहा है यहाँ पे, = A3 + A4। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपने फार्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया 10 और ये लिख दिया 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि 10 - 5 का आंसर यहाँ पे आ जाए। तो फिर मैं क्या लिखूँगा? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इक्वल्स टू का साइन लिखा मैंने, लेकिन अब देखिए यहाँ पे 10 कौन से सेल में? B3 में। अब A कॉलम में काम नहीं कर रहे हैं, हम B में काम कर रहे हैं। ऊपर B सेलेक्टेड नज़र आ रहा है, B3। तो अब यहाँ पे सेल का रेफरेंस चेंज हो जाएगा, B3 हो जाएगा। ये B3 सेलेक्ट हो गया जैसे मैंने लिखा। माइनस, अब क्योंकि मैं माइनस करने जा रहा था, तो क्या है? B कॉलम और रो 4, तो B4। एंटर किया तो आंसर 5 आ गया और ये फार्मूला शो है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी तरह से आप डिवाइड भी करेंगे। अब सपोज मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मैंने कर दिया 2 × 10 कर। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला ये बनेगा कि = अब फिर क्योंकि कॉलम चेंज हो गया तो C3, सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब C3। अब मल्टीप्लाई के लिए कंप्यूटर के अंदर ये साइन और C4। तो अब देखिए 10 2 2 10 20 आंसर आ गया। अब उसी तरीके से अगर सपोज 50
इनको डिवाइड मुझे करना है 2 से। तो मुझे डिवाइड के लिए अब मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू, अब चूँकि कॉलम डी में काम कर रहे हैं तो ये D3 सेल का एड्रेस बनेगा, तो D3, ठीक है जी। और डिवाइड के लिए याद रखिए स्लैश यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, D4, ठीक है। और ये आ गया 50 डिवाइड बाई 2, तो 25 आंसर आ गया। तो ये सिंपल फार्मूलाज थे जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने जिनमें यूज़ किया, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो ये इस तरीके से ये आपने तमाम 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करना सीख लिया एक्सेल के अंदर, कि एक्सेल फार्मूलाज में हम इनको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो सिर्फ सपोज़ एडिशन में जैसे हमने अभी सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड किया है, अगर सपोज़ आपके पास 100 नंबर्स हो तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे। सपोज़ आपके पास बहुत सारे रैंडम नंबर्स हैं जिनको आपने प्लस करना है, तो अब आपका फार्मूला तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब सपोज़ ये इतने सारे नंबर्स हैं और अगर आप सबको लिखना शुरू करेंगे F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 प्लस F8, तो फार्मूला ही आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वो है ऑटो सम। ऑटो सम में क्या है कि ये एक फंक्शन यूज़ कर लेगा और उस फंक्शन के ज़रिए तमाम जितने भी नंबर्स होंगे एक कॉलम के अंदर या एक रो के अंदर सबको प्लस कर देगा। अब जैसे मुझे इन सारे नंबर्स का सम यहाँ पे चाहिए, तो मैं ऑटो सम पे क्लिक करूँगा, तो देखिए इसने पूरी ये रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली और नीचे उसने फार्मूला भी खुद ही बना के दे दिया। अब मैं एंटर करूँगा, देखिए ये इन सब का सम मेरे पास आ गया, ऑटोमेटिकली ऐड होके सारे नंबर आ गए और ये इसका आंसर बन रहा है 41। तो ये ऑटो सम के ज़रिए हम, ये ऑटो सम फंक्शन है, इसके ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी चीज़ें और भी बता दूं जो आपके लिए एक्सेल के इस्तेमाल के दौरान बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। वो ये है कि कुछ शॉर्टकट्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने 1 लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि आगे 1 1 1 1 ये सारे जो है वो एक मखसूस रेंज तक सारे ये नंबर्स कॉपी हो जाए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, तो ये एक वाइट कलर का सॉलिड जो है वो आपको नज़र आ रहा है प्लस बना हुआ, और मैं इसके अगर बॉर्डर पे लेकर आता हूँ तो ये एरो हेड्स के साथ एक प्लस बना हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये कॉर्नर पे मैं बिल्कुल इसके लेकर आऊँगा तो ये देखें ब्लैक एक प्लस बन जाएगा। जब ये ब्लैक प्लस बन जाए तो माउस का बटन दबा के रखें और नीचे ड्रैग कर दें, जहाँ तक आपको ये नंबर कॉपी करना है, ये डेटा कॉपी करना है, आप वहाँ तक लेके जाएं और फिर माउस लेफ्ट बटन छोड़ दें। तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा कॉपी हो गया। उसी तरीके से अगर सपोज़ आपको नंबर्स की सीरीज़ चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो आप यहाँ पे भी यही काम करें, लेकिन इस बार लेफ़्ट बटन नहीं दबाएंगे माउस का, बल्कि आप राइट बटन दबा के ड्रैग करेंगे। तो मैंने राइट बटन दबाया और मैंने ड्रैग कर दिया। अब मैंने ड्रैग कर दिया और उसके बाद जैसे ही मैंने माउस बटन छोड़ा तो देखिए ये मेन्यू आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे कॉपी सेल है, कॉपी सेल कर दूंगा तो जैसे बराबर में 1 1 1 1 1 1 आया है, वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ पे ये 1 रिपीट हो जाएंगे सारे। लेकिन यहाँ पे मुझे सीरीज़ जनरेट करवानी, तो मैं यहाँ पे फिल सीरीज़ पे क्लिक करूँ। अब जैसे ही मैंने फिल सीरीज़ पे क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स जनरेट करके मुझे दे दिए। अच्छा, ये तो नंबर्स के हवाले से हो गया। कुछ चीज़ें और मुझे दिखानी है आपको, मैं दिखा देता हूँ, बड़ी आसानी से वो चाहे सारी चीज़ हो जाती है। जैसे मैंने लिखा संडे, अब संडे हो गया ये, तो अब मैं बिल्कुल इसी तरीके से लेफ़्ट माउस बटन दबा के कॉर्नर पे माउस लेकर आऊँगा, लेफ़्ट माउस बटन दबाऊँगा और दबा के रखूँगा और ड्रैग करूँगा। तो ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास पूरे हफ्ते के दिन इसने खुद ही लिख कर दे दिया। यही सेम चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ मंथ्स के ऊपर, तो मंथ्स पे भी यही होगा। मैं लेफ़्ट माउस बटन दबा रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये देखिए पूरे 12 महीनों के नाम बगैर टाइप किए आपको लिखे हुए मिल गए। ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो ये अगर आप ये शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे।
तो ये था आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ आगे के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सॉर्टिंग ऑफ डेटा और चार्ट्स किस तरह से बनाते वो यूज़ करके हम देखेंगे कि ये काम किस तरह से होता है। थैंक यू।